My class, and in this I'm going to do Keynesian economics, that is determination of income and employment and output. So we are going to just do this. ये Keynesian economics कहलाता है, यही है macro economics. J.M. Keynes, Professor J.M. Keynes ही हैं जो father of macroeconomics कहलाते हैं. So he's the one who really talked about, who revolutionized economics as the way we see it today as macroeconomics. तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, कौन सी इनकम, नेशनल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट किसका, ऑफ पूरे रिसोर्सेज जो हैं, दैट कैन बी मटेरियल, नॉन मटेरियल, ह्यूमन, व्हाटएवर, ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी शुड बी, हाउ इज दैट डिटर्मिन्ड. तो वो क्या डिमांड है, टोटल डिमांड क्या, और कौन सी सब, कितना टोटल सप्लाई है इन द इकोनॉमी, उसके बेसिस पे होता है. तो इस क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी. ओके, सो द टोटल डिमांड विच इज देयर इन द इकोनॉमी, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. जो हम लोग ने पहले डिमांड पढ़ा था ना, डिमांड, दैट वाज फॉर अ प्रोडक्ट, और ये वाला जो एग्रीगेट डिमांड होता है, दैट इज टोटल वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अगर आप उसको इकट्ठे लोगे, विच आर प्लानिंग टू बाय, मतलब क्योंकि ये एक्स एंटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम कहते हैं, विच आर इंटेंडेड, जो इंटेंड करते हैं हम, जो हम प्लान कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. कौन सी लेवल ऑफ इनकम पे कितनी एग्रीगेट डिमांड हम सोच रहे हैं करने की. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ये डेफिनेशन है जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंटे एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट्स. तो एक बार आप देखना, एक्स एंटे मतलब प्लान्ड, एक्स पोस्ट मीन्स रियलाइज्ड. तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से हैं ये हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नेट एक्सपोर्ट्स. सो इम्पॉर्टेंट थिंग आपने देखना है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये हो जाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ये एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपको देखना है, C + I + G + X - M. तो ये हो गए आपके ओपन इकोनॉमी में मान लिया जाए, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी करेंगे, तो हम सिर्फ कंजम्पशन डिमांड ले लेंगे और इन्वेस्टमेंट डिमांड ले लेंगे, और इसको मान लेंगे हाउस होल्ड और इसको मानेंगे फर्म्स, 2 सेक्टर इकोनॉमी. सो 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे एग्रीगेट डिमांड के, C + I, और C + S होता है कंजम्पशन, मतलब aggregate supply is the income that is there that can either be consumed or it can be saved. अब ये बात हो गई. अब आपने देखना है कि हमने कंजम्पशन, व्हाट इज इन दोनों को कंसिडर करते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स जस्ट टेक कंजम्पशन. तो कंजम्पशन क्या है, व्हाट इज कंजम्पशन? वो कहते हैं, ये वाला डायग्राम देखेंगे आप, कि कंजम्पशन जो है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आई, तो वैसे वैसे कोऑर्डिनेट्स डालते हुए आप देखोगे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो y है, y एक्सिस 0 पे भी कुछ कंजम्पशन है. ऐसा नहीं होता कि अगर 0 इनकम है तो उस साल कोई कंजम्पशन नहीं होगी या कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता है. सो इसको हम क्या कहते हैं, C बार. इसको हम C बार करके, ये C बार जो लिखा हुआ है, C बार कहते हैं. दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. दैट मीन्स व्हेन कंजम्पशन इज, देयर इज सर्टेन कंजम्पशन इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं. ठीक है, तो फिर आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक इन्वेस्टमेंट. कैन यू सी द इन्वेस्टमेंट ओवर देयर? ना इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि केंशियन मॉडल में उन्होंने कंसिडर किया है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है
that is given, that is not concerned with the increase in income. At every level of income, the intended investment is given as this. It is decided. तो इसको हम autonomous investment is investment despite the income. Increase or decrease in income, it remains the same. तो ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और अब लेट्स जस्ट कम टू दिस कि कंजम्पशन जो होता है, हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है. और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप पूरी अपनी इनकम, पूरी की पूरी इनकम आप कंज्यूम कर लेते हो, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. उससे पहले जैसे हमने देखा था सी बार, दैट इज जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन होती है, और जैसे इनकम बढ़ी भी, अगर इनकम बढ़ भी रही है थोड़ी थोड़ी, तो कंजम्पशन उससे भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन एक पॉइंट पे कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम. तो ब्रेक इवन से पहले हम देखते हैं, ये जो देख रहे हो आप कंजम्पशन कर्व, ये अगर हमने इनकम लाइन बनाई हुई है, जिसको कभी कभी हम हेल्प लाइन और 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, तो ये जो लाइन है ये दिखाता है कि कंजम्पशन जो है वो इससे ज़्यादा है, इनकम से ज़्यादा है. ठीक है, कंजम्पशन जो है, जो आपकी इनकम है, इससे ज़्यादा है. इसको हम मेजर करने के लिए ये वाई इनकम, ये इनकम लाइन भी कहलाती है. और इनकम एज यू सी नो इज इनकम कैन बी कंज्यूम्ड एंड इट कैन बी सेव्ड. तो आप अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कंजम्पशन जो है आपकी इनकम से ज़्यादा है. इनकम लाइन देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो. या तो आप पास सेविंग्स ले रहे हो, या कहीं से बोरो कर रहे हो, वट एवर, तो ये माइनस सेविंग्स में चला जाता है आपका. ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो रही. इस जगह पे ज़ीरो सेविंग है, और आपकी पूरी इनकम जो है कंजम्पशन में जा रही है. और ब्रेक इवन के बाद जो होती है, वो कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी है, लेकिन जो है आपका कंजम्पशन जो प्रोपोर्शनेट या increase in consumption है, it is less than the proportionate increase in income. The percentage increase in income is much more than the percentage increase in consumption. इसके लिए क्यों? What is the reason? इसके लिए ये reason दिया गया है कि psychological law of consumption कहते हैं कि जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ती है, तो उसका जो है वो सेव करना शुरू कर देता है. So we have, let me just explain this to you, कि अगर आप यहाँ देखो कि आपने यहाँ देखा कि जो कंजम्पशन जो बिल्कुल इक्वल टू इनकम होगा, कहाँ होगा? एट द पॉइंट वेयर द इनकम, जितनी भी इनकम आपको मिल रही है, आप पूरी की पूरी उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आपका ब्रेक इवन हो गया. उससे पहले, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पहले आप क्या देख रहे हो कि जो आपकी ये जो कंजम्पशन कर्व है ना, दैट इज़ मोर देन द इनकम लाइन, विच मीन्स व्हाट? कंजम्पशन जो है इज़ ग्रेटर देन इनकम. एंड बी पॉइंट के बाद आप देखते हो कंजम्पशन, जो ये कंजम्पशन कर्व है, इट इज़ लेस देन द इनकम कर्व. कंजम्पशन इज़ लेस देन द इनकम. एंड दिस इज़ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, दैट एज द इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, say 100 crores to 200 to 300 crores to 400 and 500 crores etc. तो आपकी कंजम्पशन इन द इकॉनमी बढ़ेगी. मतलब कंजम्पशन तो बढ़ता ही है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता, ये देखो जैसे उतना नहीं बढ़ता जितना कि इनकम बढ़ रही है. सो योर कंजम्पशन नाउ इज़ लेस देन इनकम. वाई? बिकॉज इनकम इज़ इक्वल टू C plus S. That means income is either consumed or it's saved. With that assumption, उस assumption को लेते हुए या उसका definition को लेते हुए चल के we can come to this conclusion. और यहाँ पे zero level of income भी there is some consumption that is denoted by C bar, which means it is known as autonomous consumption. ठीक है. So then we come to what is known as the
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडी जो होता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई होता है. तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ irrespective of the income, however much the income is increasing, investment is a given. It is autonomous of the income, so that is known as autonomous investment. अगर इनकम के साथ इंक्रीज करता तो उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते थे. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स जस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग नोन एज कंजम्पशन. ये जो रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम है उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, या फिर कंजम्पशन फंक्शन. दैट मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन दी और इट्स अ फंक्शन ऑफ द इनकम, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाउ वी कंज्यूम डिपेंड्स अपॉन द इनकम. ओके, so that is the relation between consumption and income. So let me just once again say aggregate demand is C plus I. So what we do is, here we made the C curve, consumption curve, which has a C bar, which means at zero level there is autonomous consumption and this is autonomous investment. And C में I, जितना भी I बढ़ा है, जितना भी I है उसको अगर आप add करोगे C में, तो parallel to that you will get the aggregate demand, which is known as C plus I. I hope it's clear. And then what we have is ये वाला aggregate demand curve बनता है, और अगर aggregate demand is C plus I. And if you're talking about the equilibrium, see we are talking about determination, equilibrium of income and employment. So there are two ways they are determined. One is the AD-AS approach. AD-AS approach. So by this, जहाँ भी AD is equal to AS, वहाँ full employment equilibrium हो जाएगा in the economy. ठीक है. So that is known as aggregate demand is the total demand as we said. और AS हम मान के चलते हैं it's given in the economy. Intended aggregate supply we know about it. It's only the aggregate demand that we have to which will be decided, which will come to ex post aggregate demand as we see. In the same manner we have what is known as saving or investment. Saving and investment से भी determination of national income होता है. So इसमें you have what is the investment curve, and it's very interesting to note that saving starts from minus saving. See, जितना consumption है ना plus मतलब more consumption plus consumption है ना at zero level, तो वही कहाँ से आ रहा है आपका प्लस, माइनस सेविंग से या कहीं से भी जो बोरो किया आपने. ठीक है. यहाँ पे जो जैसे ये ब्रेक इवन होता है, ये ब्रेक इवन है जहाँ कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यहाँ पे एंड यहाँ पे हो गया ज़ीरो सेविंग. सो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पे ज़ीरो सेविंग होगा, और फिर धीरे 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 यू सी दैट सेविंग्स आर इंक्रीजिंग, एस इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. ऑलराइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ what is consumption, what is investment, what is aggregate demand. Okay, this is how we did it. And then determination of income, just a summary of it. AD-AS approach, which we'll be doing, and इसको पूरे डिटेल में करेंगे, and saving and investment approach. Okay, so please make these diagrams and consult your notes. अपने notes भी consult करके, अपनी कॉपी खोल के, बुक खोल के आपने उसको ये कंसल्ट करना है, समझना है. ओके, एंड देन मेक योर नोट्स फॉर यू टू स्टडी.